नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आज हम प्रयोगवाद विषय पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, एमए फाइनल हिंदी साहित्य के पंचम प्रश्न पत्र की तृतीय इकाई में कुछ काव्य आंदोलनों को संकलित किया गया है। उसी काव्य आंदोलन में आज हम प्रयोगवाद के संबंध में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, प्रयोगवाद आधुनिक कविता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। छायावाद के पश्चात जो कविता की जो धारा है वह अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो दो रूपों में हमें बहती हुई दिखाई देती है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। ये दोनों छायावादोत्तर काल की दो महत्वपूर्ण काव्य धाराएं हैं। प्रगतिवादी विचारधारा ने काव्य के अलावा साहित्य की कुछ अन्य विधाओं को भी प्रभावित किया और प्रगतिवादी काव्यधारा अभी अपने चरमोत्कर्ष को पहुंची भी नहीं थी और 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। और वस्तुतः इस धारा की नींव द्वितीय विश्व युद्ध तथा उसके बाद की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर खड़ी है। प्रयोगवादी काव्य धारा पर पाश्चात्य कुछ विचारधाराएं जैसे कि अस्तित्ववाद, अति यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद आदि का भी प्रभाव पड़ा, परंतु फिर भी हम इसे पूरी तरीके से पाश्चात्य प्रभाव से निकली या पाश्चात्य प्रभाव से उपजी काव्य धारा नहीं कह सकते, अपितु देश की स्वयं की सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक परिस्थितियों ने इसे उद्बुद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी क्रम में हम प्रयोगवाद की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का ये जो कथन है प्रयोगवाद के उत्थान के संबंध में, वे लिखते हैं कि भाव क्षेत्र में छायावाद की अति इंद्रियता और वायवी सौंदर्य चेतना के विरुद्ध एक वस्तुगत, मूर्त और इंद्रिय चेतना का विकास हुआ और सौंदर्य की परिधि में केवल मृषण और मधुर के अतिरिक्त परुष, अनगढ़ और भदेश का समावेश हुआ। तो डॉक्टर नगेंद्र प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि के रूप में जो स्थिति प्रकट कर रहे हैं उसमें वह छायावाद को सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण के रूप में इंगित कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो छायावादी काव्य था वह बहुत अधिक काल्पनिक था, बहुत अधिक वायवी था। तो एक प्रकार की इस वायवीपन से, काल्पनिक परिदृश्य से उत्पन्न जो स्थिति थी उसे उबरने के लिए उसके विरोध में एक ऐसा आंदोलन चला जो कि ठोस पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो कि ठोस भूमि पर खड़ा हो रहा है और जिसमें जो अभिव्यक्ति प्राप्त करता है, जो कवि का हृदय अभिव्यक्ति प्राप्त करता है, वह अपने भावों की वस्तुगत, मूर्त और इंद्रिय चेतना को विकसित कर रहा है। और यहाँ पर यदि सौंदर्य का वर्णन भी किया जा रहा है तो केवल मधुर और मृषण सौंदर्य के अतिरिक्त उस सौंदर्य के साथ साथ जो अनगढ़, भदेश और कठोर रूप है उसकी अभिव्यक्ति भी प्रयोगवादी काव्य में अंतर्गत की जाती है। विद्यार्थियों, इस संबंध में जो ध्यान देने योग्य बात है वह यह है कि प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किए, किंतु कवि क्रमशः अनुभव करता आया है कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुए हैं आगे बढ़कर अब उन क्षेत्रों का अन्वेषण करना चाहिए जिन्हें अभी छुआ नहीं गया था और जिनको अभेद्य मान लिया गया। ये स्वयं अगे का कथन है और अगे कहते हैं कि प्रयोग की जो प्रवृत्ति है प्रत्येक काल के कवियों की रही है और अब जो करना है, जो अब तक हो चुका है उसके आगे का अन्वेषण करना है, जिसे अभी तक छुआ नहीं गया है। इसलिए नहीं छुआ गया क्योंकि उसे अभेद्य मान लिया गया, जहां तक पहुंचकर कवि का स्वयं का सामर्थ्य नहीं है कि वह वहां पहुंच सके। उन विषयों को लेकर कविता करने की बात आगे कहते हैं। विद्यार्थियों, प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि के अंतर्गत ही हम तत्कालीन भारत की परिस्थितियों की बात भी करते हैं कि ऐसी कौन सी पृष्ठभूमि थी, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसने प्रयोगवाद की इस काव्यधारा को उत्पन्न करने में सहयोग दिया। तो सबसे पहले हम लिखते हैं राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां। इस समय प्रयोगवाद का उद्भव माना जाता है 1943 से, जब तार सप्तक का प्रकाशन होता है। तो इस समय देश की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिस्थितियां थी वह किस प्रकार की थी। राजनीतिक परिस्थितियों और आर्थिक परिस्थितियों के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो समय था
ये काफी जटिल समय था राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से, और कवि को सोचने के लिए मजबूर करने वाला समय था। एक कवि वर्ग ऐसा था जो देश की ये जो विषमतापूर्ण स्थिति है इससे बाहर निकलने की भरपूर कोशिश कर रहा था, और एक वर्ग ऐसा था जो परिस्थिति जन्य जो विषमता, पीड़ा, अवसाद, पराजय और निराशा की अभिव्यक्ति में ही लिप्त था। 1939 से 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध वैश्विक परिपटल पर प्रारंभ हो चुका था। देश में उस युद्ध के प्रभाव स्वरूप महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक संकट बढ़ रहा था, और जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश साम्राज्यवाद और जो भारतीय जनमानस था उसके बीच संघर्ष और दमन और हड़ताल की प्रवृत्ति प्रबल हो रही थी। ऐसी स्थिति में देश, समाज, धर्म, संस्कृति, मानव, व्यक्ति के संबंध में नए प्रश्न, नए परिप्रेक्ष्य, नए मूल्य, नए सत्य सामने आकर खड़े हो रहे थे। सामान्य रूप से जनता त्रस्त और पीड़ित थी। तो उस समय के साहित्यकारों ने इस समय की विषम परिस्थितियों की निराशा, खीनता, उदासी इत्यादि को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। सामाजिक दृष्टि से देखें तो हम देखते हैं कि प्रयोगवाद का जन्म प्रगतिवाद की कतिपय प्रवृत्तियों के विरोध स्वरूप हुआ, छायावाद की काल्पनिक वायव्यता के विरोध में हुआ। प्रयोगवाद को स्वीकार्य नहीं कि समाज को प्रधानता दी जाए, प्रगतिवाद में समाज को प्रधानता देने की प्रवृत्ति थी, तो प्रयोगवादियों को ये स्वीकार्य नहीं कि समाज को अधिक महत्व दिया जाए, क्योंकि समाज को अधिक महत्व देने से व्यक्ति के स्वयं की जो अस्मिता है उसका जो महत्व है वह समाप्त हो जाता है। प्रयोगवादी अपनी कला के केंद्र में समाज की अपेक्षा व्यक्ति को रखना उचित समझते हैं, लेकिन वह व्यक्ति को छायावादी व्यक्तिवाद के समान उस रूप में रखने के पक्षधर नहीं है। प्रयोगवादियों का व्यक्तिवाद प्रगतिवादियों के व्यक्तिवाद से तो भिन्न, प्रगतिवादियों के सामाजिकता का विरोध तो करता ही है, लेकिन वह छायावादियों के व्यक्तिवाद का भी विरोध स्वरूप ही प्रकट होता है। साहित्यिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो प्रयोगवादी कवि अपने समकालीन अन्य कवियों की भांति, उनके जो समकालीन कवि थे जैसे प्रगतिवादी जो कवि थे उनके समान छायावादी वायवीय और सूक्ष्म अभिव्यंजना का तो विरोध करते हैं, किंतु प्रयोगात्मकता तथा सैद्धांतिक अनिश्चय के कारण इन्हें प्रगतिवादी वर्ग से भिन्न भी ये बनते हैं। प्रगतिवादियों के समान यह छायावादियों का विरोध कर रहे हैं, परंतु इसके साथ साथ यह प्रगतिवादियों से भी एक भिन्न शैली के रूप में अपनी रचना लिखते हैं। प्रयोगवादी कवि ने वस्तु की ओर विशेष ध्यान देकर, जहाँ छायावादी वस्तु को महत्व नहीं देते, वहाँ प्रयोगवादियों ने वस्तु की ओर विशेष ध्यान दिया और छायावादी शैली के विरुद्ध भाषा, अलंकार, छंद आदि सभी क्षेत्रों में नवीन प्रयोग किए। तो इस प्रकार प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि के रूप में तत्कालीन राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक परिस्थितियों के अतिरिक्त पाश्चात्य साहित्य से आने वाली जो विशेष प्रवृत्तियां थी, अस्तित्ववाद, अति यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद इत्यादि ने भी इसका उद्भव में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसकी पृष्ठभूमि में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। और निष्कर्ष रूप में यदि हमें कहना हो कि प्रयोगवाद के उत्पन्न होने में परिस्थितियों ने कौन से कारण रूप में उपस्थित हुई, तो हम कुछ पॉइंट्स के रूप में देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसे देखते हैं कि पाश्चात्य विचारकों का प्रभाव जो अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद इत्यादि के रूप में प्रकट हुआ। दूसरा, प्राचीन कविता अर्थात छायावाद और प्रगतिवाद की परंपराबद्धता और रूढ़िग्रस्तता का विरोध। तीसरा है बदलते हुए समाज बदल रहा था और बदलते हुए समाज के सत्य और मूल्यों को उद्घाटन करने के लिए नई अभियोजना शिल्प की आवश्यकता थी। चौथा कारण है जीवन या अनुभव जगत के नए पहलुओं की नई दृष्टि से देखना और नए चित्रों, प्रतीक और अलंकारों द्वारा अभिव्यक्त करना। देश की तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियां, प्रगतिवादी काव्य के द्वारा की गई शिल्पगत उपेक्षाएं, छायावादियों की अति काल्पनिकता और रहस्यवादिता इत्यादि, ये सब मिलकर प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि या प्रयोगवाद के उद्भव के प्रमुख कारण बनते हैं।
और जिनके फलस्वरूप 1943 में अगे के द्वारा तार सप्तक के संपादन के साथ प्रयोगवादी इस आंदोलन का प्रारंभ हम मान सकते हैं। 1943 में अगे के द्वारा संपादित तार सप्तक नामक काव्य संग्रह का प्रकाशन होता है और अगे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक मान सकते हैं। प्रयोगवाद की परिस्थितियों के बाद अब हम देखते हैं कि प्रयोगवाद का अभिप्राय क्या है, कौन से साहित्य धारा को प्रयोगवाद के नाम से अभिहित किया जाता है। सबसे पहले हम लिखते हैं अगे ने कहा है कि प्रयोगशील कविता में नए सत्यों, नई यथार्थताओं का जीवित बोध भी है, उन सत्यों के साथ नए रागात्मक संबंध भी और उनको पाठक या सहृदय तक पहुंचाने यानी साधारणीकरण की शक्ति भी है। तो यहाँ आगे स्पष्ट करते हैं कि प्रयोगवाद को केवल प्रयोग के आधार पर हम कविता नहीं कह सकते, कुछ न कुछ नवीन करने की प्रवृत्ति के आधार पर प्रयोगवाद नहीं माना जा सकता। यहाँ पर जो नई सत्य है, नई यथार्थता है, इसका जीवित बोध है, ऐसा रूढ़िग्रस्त बोध नहीं है जिसे परंपरा के माध्यम से ग्रहण किया गया और उसे आगे की पीढ़ी तक पहुंचाया गया, बल्कि एक जीवित बोध है नई सत्यों का, नई यथार्थताओं का, और उन सत्यों के साथ इन कवियों का एक रागात्मक प्रेमपूर्ण संबंध भी है। और यह नहीं है कि प्रयोगवाद के माध्यम से जो विषय, जो भाव प्रस्तुत किया जा रहा है, यह सहृदय तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। प्रयोगशील कवि अपनी बात को पाठक तक पहुंचाने की शक्ति अर्थात साधारणीकरण की शक्ति भी रखते हैं। इसी प्रकार से धर्मवीर भारती कहते हैं कि प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। सांस्कृतिक ढांचा चरमरा उठा है और यह प्रश्न चिन्ह उसी की ध्वनि मात्र है। तो धर्मवीर भारती जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रयोगवाद का अभिप्राय निकाल कर लाते हैं वह है उसकी बौद्धिकता। बौद्धिकता इस रूप में कि यहाँ भावना के सामने भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और वह प्रश्न चिन्ह किसका प्रतीक है? बौद्धिकता का प्रतीक है। वह क्वेश्चन क्यों आता है? क्योंकि मन में बहुत प्रश्नाकुलता है। इस प्रश्नाकुलता को ही डॉक्टर धर्मवीर भारती प्रयोगवाद का मुख्य बिंदु मानते हैं। गिरजा कुमार माथुर कहते हैं कि प्रयोगों का लक्ष्य है व्यापक सामाजिक सत्य के खंड अनुभवों का साधारणीकरण करने में कविता को नवा अनुकूल माध्यम देना, जिसमें व्यक्ति द्वारा इस व्यापक सत्य का सर्वबोधगम्य प्रेषण संभव हो सके। यहाँ प्रयोगवाद के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले, यूज में लाए जाने वाले प्रयोगों का लक्ष्य बता रहे गिरजा कुमार माथुर। वह ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी सामाजिक सत्य को ही व्यक्त करने की, उन्हीं अनुभवों को व्यक्त करने की जो बात है वह कविता का प्रमुख उद्देश्य है। लेकिन उस सत्य को व्यक्त करने के लिए समय के अनुकूल, नया जो समय परिवर्तित हो गया है, नया परिप्रेक्ष्य सामने आया है, उसी के अनुकूल कविता को नए माध्यम अपनाने पड़ेंगे। और ये माध्यम बनाने का उद्देश्य क्या है? ताकि सामान्य व्यक्ति उस व्यापक सत्य को अच्छे से समझ सके, उस सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सके। तो विद्यार्थियों, प्रयोगवाद के अभिप्राय में जो बात मुख्य रूप से उभर कर आती है, तो यहाँ स्पष्ट पता चलता है संप्रेषणशीलता, साधारणीकरण यहाँ पर भी आवश्यक है। नए मूल्य, नए स्थिति, नई यथार्थता, नए सत्य को अभिव्यक्त करने के लिए समय के अनुकूल नई जो अभिव्यंजना शिल्प अपनाया गया, उसी के कारण इस काल को प्रयोगवादी नाम से अभिहित किया गया। अब विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि प्रयोगवादी काव्य में प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। सबसे पहले है अहमवादी व्यक्तिवाद। वस्तुतः प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रमुख विषय व्यक्तिगत मान्यताओं, विचारधाराओं और अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है। भारतेंदु, द्विवेदी और छायावादी युग में भी हम मानते हैं कि व्यक्तिकता की अभिव्यक्ति थी, किंतु यह व्यक्तिकता समष्टि से सर्वथा विच्छिन्न नहीं थी, अलग नहीं थी। उन व्यक्तिवाद में यह था कि कवि न होऊं नहीं चतुर कहाऊं। ऐसा हम देख सकते हैं कि प्राचीन कविताओं में कवि की व्यक्तिवादिता यदि अभिव्यक्त भी हुई है तो वह स्वयं की दीनता के रूप में भी अभिव्यक्त हुई है, समाज को अधिक महत्व देने के रूप में भी अभिव्यक्त हुई है। वह समष्टि से पूर्ण रूप से विच्छिन्न नहीं है। लेकिन प्रयोगवादी काल में जो व्यक्तिकता अभिव्यक्त हो रही है वह एक प्रकार की कुंठा की अभिव्यक्ति है।
वह एक प्रकार के स्वयं के आत्म विज्ञापन और अपने आप को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति है। जैसे कि हम एक उदाहरण देखते हैं जिसमें कवि स्वयं अपना ही प्रचार कर रहा है। साधारण नगर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण, साधारण खान पान, तब मैं एकाग्र मन जुट गया ग्रंथों में, मुझे परीक्षाओं में विलक्षण श्रेय मिला। तो यहाँ का जो व्यक्तिवाद है, इस व्यक्तिवाद की यदि हम तुलना करते हैं भारतेंदु द्विवेदी या छायावादी युग के व्यक्तिवाद से, तो स्पष्ट रूप से हमारे सामने प्रयोगवादी व्यक्तिवाद की अहमवादिता स्पष्ट हो जाती है। इसके पश्चात हम लिखते हैं नग्न यथार्थवाद। यह भी प्रयोगवादी कविता के भाव पक्ष की एक विशेषता कह सकते हैं, एक प्रवृत्ति कह सकते हैं। इस कविता में दूषित मनोवृत्तियों का चित्रण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। जिस वस्तु को एक श्रेष्ठ साहित्यकार अरुचिकर, अश्लील, ग्राम्य और अस्वस्थ समझकर उसे साहित्य जगत से बहिष्कृत करता है, प्रयोगवादी उसी के चित्रण में गौरव का अनुभव करता है। उसकी कविता का लक्ष्य दमित कामना और कुंठाओं का चित्रण मात्र रह गया है। जैसे कि काम वासना जीवन का एक अंग अवश्य है, लेकिन प्रयोगवाद में वह अंग के स्थान पर अंगी बनकर भी अभिव्यक्त हुआ है। काम वासना यहाँ एक विकृति के रूप में, नग्न यथार्थवाद के रूप में अभिव्यक्ति प्राप्त करती है। अति बौद्धिकता प्रयोगवाद की एक अन्य विशेषता है। प्रयोगवादी कवियों ने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार नहीं किया। वे रागात्मकता की बजाय विचारात्मकता को अधिक महत्व देते हैं। वे बौद्धिकता में रस की स्थिति मानते हैं। आज के बौद्धिकता प्रधान युग के लिए विचारात्मकता और बौद्धिकता को ही अपनाना वे आवश्यक मानते हैं। प्रयोगवादी कवि की बौद्धिकता कभी कभी तो इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उस कविताओं का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता है, अर्थविहीन हो जाती है। राजेंद्र किशोर की ये पंक्तियां इसके उदाहरण रूप में देख सकते हैं हम। अतरंग की इन घड़ियों पर छाया डाल दो, अपने व्यक्तित्व को एक निश्चित सांचे में डाल दो, निजी जो कुछ है अस्वीकृत कर दो। तो इन पंक्तियों में जो बौद्धिकता या जो विचारात्मकता अभिव्यक्त हो रही है वह समझ से परे है, आसानी से समझ में आने वाली बौद्धिकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रयोगवादी कविता के हर स्थल पर यह बौद्धिकता है, लेकिन फिर भी अति बौद्धिकता, प्रश्नाकुलता, विचारात्मकता यह प्रयोगवादी कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में सामने आती है। उपमानों की नवीनता। उपमानों की नवीनता जैसा कि हम जानते हैं कि काव्य में परंपरा से चले आ रहे कुछ उपमान हैं। सुंदरता की अभिव्यक्ति के लिए, गुणों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ी से या परंपरा से कुछ उपमान चले आ रहे हैं। प्रयोगवादी कवियों ने अभिव्यंजना शिल्प की नवीनता के लोभ में ऐसे समय के रूप में कुछ उपमानों का प्रयोग किया है जो आज की परिस्थितियों में सामान्य है, परंतु उपमान के रूप में उनका प्रयोग करने से एक विशेष प्रकार का चित्र उभर कर हमारे सामने आ रहा है, जिसे अभिव्यक्ति की हम नवीनता या प्रयोगशीलता कह सकते हैं। एक उदाहरण हम देखते हैं, मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे भुंजा हुआ पापड़। तो ये उपमानगत नवीनता है। इसी प्रकार से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियों में हम देखते हैं कि थर्मामीटर के पारे सी चुपचाप जिसमें भावनाएं चढ़ती उतरती हैं, प्यार का नाम लेते ही बिजली के स्टोव सी जो एकदम सुर्ख हो जाती है। तो किस रूप में यहाँ उपमानों का प्रयोग किया जा रहा है नवीनता या प्रयोग के लिए, वह हम यहाँ देख सकते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि निराशावाद। प्रयोगवादी कविता में जो प्रवृत्ति है वो कुंठाओं और घुटन का चित्रण तो इसमें है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक निराशा की प्रवृत्ति भी इन कवियों में दृष्टिगोचर होती है। जब कवि अपने अहम को बहुत महत्व देने लगता है परंतु वह जीवन की कठोरता से टकराकर चूर हो जाता है, तो उसमें ये निराशा या पलायन की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। वह सामाजिक विषमताओं का सामना करने का साहस खो बैठता है। मन की जो संकल्प शक्ति है वह लुप्त होने लगती है और इसी निराशा के कारण एक प्रवृत्ति उभर कर आती है कि वह वर्तमान क्षण में ही सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहता है।
प्रयोगवादी कविता में जो क्षणवाद की प्रवृत्ति है, वर्तमान को भोगने की जो प्रवृत्ति है, वह इसी निराशा का ही परिणाम है। आगे का मानना है, आगे अपनी पंक्तियों में लिखते हैं, आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग को अंतर को छू लें इसी क्षण, क्योंकि कल के वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम नहीं रहेंगे। तो ये जो क्षण को, वर्तमान को, अभी को, आज को भोगने की प्रवृत्ति है, ये इसी निराशा का परिणाम है। सामान्य विषयों को महत्व, साधारण से साधारण वस्तु को भी कविता का विषय, कविता का शीर्षक बना देने की जो प्रवृत्ति है, वह प्रयोगवादियों में मिलती है। परंपरागत जो विषय है उसकी परिधि को लांघ कर इन कवियों ने ऑलपिन, चाय की प्यालियाँ, रिब्बन, चूड़ी का टुकड़ा, लकड़ी, नाखून आदि भी पर भी कविताएं लिखी है और या उनका कविता में चित्रण किया है। इस दृष्टि से एक बुद्धिविहीन या पागल व्यक्ति का जो प्रलाप है वह भी प्रयोगवादी कविता की संज्ञा प्राप्त कर सकता है। जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं हम, आह सारी रात चाय रख दो कागजों पर, या निशा सर्वभूता नाम तस्य जागति संयमी, ई ईश्वर उल्लू चल हट बेटा। राधाकांत भारती की ये जो पंक्तियां हैं, ये एक प्रलाप के अतिरिक्त शायद कविता के रूप में इसकी अभिव्यक्ति हम नहीं मान सकते। तो इन्होंने सामान्य विषयों को, सामान्य साधारण विषयों को इन्होंने कविता का विषय तो बनाया, कविता का आधार तो बनाया, परंतु इस अभिव्यक्ति में अभिव्यंजना की नवीनता के चक्कर में इन्होंने जो अभिव्यक्त किया है वह हास्यास्पद भी बन गया है। अगर शिल्प पक्ष की दृष्टि से देखें, अलंकार, छंद विधान और भाषा में भी इन कवियों ने नवीनता का रूप दिखाया है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि इस क्षेत्र में प्रथम विशेषता है भाषा का सर्वथा व्यक्तिक प्रयोग। प्रयोगवादी शब्द की प्रचलित व्यंजना को सामान्यतः ग्रहण करना पसंद नहीं करते। इन्होंने जो भाषा प्रयोग में ली है वह भाषा ऐसी है कि वह प्रचलित, वो शब्द का जो प्रचलित अर्थ है उसके अतिरिक्त उसमें कुछ अलग अर्थ भरने की उन्होंने बात कही है। साधारण अर्थ से बड़ा अर्थ उसमें भरना चाहते हैं। प्रयोगवादी काव्य धारा में कहीं कहीं भाषा सौंदर्य के सुंदर उदाहरण भी दिख पड़ते हैं। गिरजा कुमार माथुर की ये पंक्ति हम देखते हैं, सुनी आधी रात चांद कटोरे की सिकुड़ी कोरों से, मंद चांदनी पीता लंबा कोहरा सिमट लिमट कर। तो इस प्रकार से कुछ सुंदर उदाहरण भी भाषा में हैं, लेकिन कहीं कहीं स्वच्छंदता की अत्यधिक प्रवृत्ति के कारण खड़ी बोली के व्याकरण सम्मत जो रूप है उसकी अवहेलना भी उन्होंने की है। परंतु फिर भी प्रयोगवादी काव्य धारा की भाषा सर्वथा मूल्यहीन नहीं है। उसमें गति के स्थान पर ठहरता और सहजता के स्थान पर दुर्बोधता है। फिर भी वैचारिकता की दृष्टि से, लाक्षणिकता और शुद्धता की दृष्टि से यह भाषा सराहनीय मानी जा सकती है। छंद विधान की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें काव्य धारा में छंद विधान में नवीनता है। शब्द की लय के स्थान पर अर्थ की लय पर अधिक ध्यान दिया गया है और मुक्त छंद का अधिक प्रयोग किया गया और इसी के कारण शब्द की लय के स्थान पर अर्थ की लय को अधिक महत्व के देने के कारण ही ये जो प्रयोगवादी कविता है ये गद्य के समीप अधिक पहुंच गई है। अलंकार की दृष्टि से जैसे कि हमने देखा उपमानों में इन्होंने नवीनता का प्रयोग किया है, उसी प्रकार से जो अलंकारों के लिए इन्होंने जो प्रतीक अपनाए हैं, जो बिंब अपनाए हैं, वहाँ पर भी हमें नवीनता की दृष्टि देखने को मिलती है। आगे हम देखते हैं प्रमुख प्रयोगवादी कवि कौन कौन से हैं। प्रयोगवादी कविता को बहुत कुछ भाव एवं कला संबंधी जो सामग्री प्रदान करने वाले कवि हैं उनमें अज्ञेय और मुक्ति बोध का नाम अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, नरेश मेहता, रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती आदि प्रमुख प्रयोगवादी कवि कहे जा सकते हैं, जिसमें अज्ञेयकृत भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरि घास पर क्षणभर, बावरा हेरी,
इंद्रधनुष रोंदे गए, भवानी प्रसाद मिश्र कृत गीत फरोज कविता संग्रह, गिरजा कुमार माथुर कृत मंजीर, नास और निर्माण, धूप के धान, धर्मवीर भारती कृत ठंडा लोहा आदि काव्य और कविता संग्रह प्रमुख हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने तृतीय इकाई के अंतर्गत संकलित प्रमुख काव्य आंदोलनों के अंतर्गत प्रयोगवाद का अध्ययन किया। आगे की कक्षा में हम अन्य काव्य आंदोलन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।